कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डिस्कवरी आउटडोर्स, सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। नौमिनी गोल्ड अनोखी तकनीक है जापान की। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अरहर की उन्नतशील प्रजातियां और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। श्री विधि से धान की नर्सरी तैयारी पर जानकारी। गर्मी के मौसम में बकरियों का प्रबंधन। दलहनी फसल के रूप में खरीफ में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर अरहर की खेती की जाती है, लेकिन फिर भी उत्पादन आशा के अनुरूप नहीं मिल पा रहा, जिसका प्रमुख कारण है उन्नत प्रजातियों का चयन, बुआई की उचित विधि, बीज उपचार, खड़ी फसल में उचित प्रबंधन इत्यादि में लापरवाही। जबकि इन तकनीकी बिंदुओं पर वैज्ञानिक रूप से अमल करके आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो आइए अरहर की बुआई पर संपूर्ण जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी के डॉक्टर शंकर सिंह से। किसान भाइयों, इस समय खरीफ का मौसम शुरू हो गया है और खरीफ में जो मुख्य फसलें हैं वो धान और मक्का, बाजरा ये तो है ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस समय वर्तमान में यदि कोई फसल है वो अरहर की फसल है। आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय बाजार में अरहर 150 रुपये किलो तक बिक रही है दाल। ऐसी स्थिति में गरीबों से दूर होती जा रही है। इस समय अरहर की जहाँ तक बात है वो दो तरह की अरहर की बुवाई होती है, एक अगेती किस्में और एक पछेती किस्में। अगेती किस्में जो 135-40 दिन 145 दिन लेती हैं, उनमें आपका जो है उपास 120 है, टाइप 9 है और दूसरी 2-3 वैरायटी हैं जिनको कि जो है हम जल्दी बो लेते हैं, तो इनको काटने के बाद गेहूं की बुवाई भी की जा सकती है, लेकिन इनसे पैदावार कम मिलती है। जो दीर्घकालीन फसलें हैं जो 270-275 दिन पकने में लेती हैं, उनमें बहार है, अमर है, मालवी की यानी बनारस की कुछ प्रजातियां हैं और इस तरीके से जो लंबी अवधि की फसलें हैं उनकी बुवाई का समय भी जो है वो जुलाई का प्रथम पखवाड़ा है, लेकिन कुछ लोग जो है उसको जून के मध्य तक भी बुवाई कर देते हैं। तो इस तरीके से यदि बुवाई में ये अरहर की प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अभी से बीज का चयन कर लें। दूसरी बात आती है खेत की तैयारी के लिए 2-3 जुताइयाँ देसी हल से करके और मिट्टी पलटने वाले हल से करके और पाटा लगा करके खेत को पलेवा करके तैयार कर लेना चाहिए। जल भराव की स्थिति में की फसल जो है प्रभावित होती है, इसलिए ऐसे खेत का चुनाव करें जहाँ पे पानी न रुकता हो। जहाँ तक उर्वरकों का सवाल है, किसान भाई उर्वरक जैसा आप जानते हैं दाल वाली फसलों में उर्वरकों की मात्रा बहुत कम लगती है। मिट्टी परीक्षण यदि करा लिया जाए, उसके आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं
तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ मिलता है। 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस इसकी फसल के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। साथ ही यदि 2 बोरी 3 बोरी जिप्सम की मात्रा यदि खेत में मिल जाती है तो इससे सल्फर और कैल्शियम की आपूर्ति होती है, इससे फलियां अच्छी आती हैं, दाने का वजन बढ़ता है। अब बात आती है कि कितना बीज डालें। तो बीज की जहाँ तक सवाल है, इसमें खरीफ की फसल में जो है 20 से 25 किलोग्राम बीज एक हेक्टेयर में लगता है। और इसके बाद बीज का शोधन बहुत ज़रूरी है। हमारी बहुत सारी बीमारियाँ फसल खड़ी होती है तो उस समय लग जाती हैं। ऐसे हालातों में 2 से 3 ग्राम थीरम या कैप्टान दवा ये 1 किलो बीज में उपचारित करके बोना चाहिए। इसके बाद एक राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना भी ना भूलें किसान भाई। ये 200 से 250 ग्राम का एक पैकेट आता है और इसका बढ़िया सा लेप बना करके आधा लीटर पानी में थोड़ा सा 50 ग्राम गुड़ मिला करके घोल लेते हैं। और घोलने के बाद फिर जब ठंडा हो जाए गर्म करने के बाद तो ठंडे घोल को जो है पूरे 10 किलो बीज में मिला देते हैं। तो इस तरीके से शाम के टाइम मिलाते हैं और छाया में सुखाने के बाद इसकी बुवाई करते हैं सायंकालीन। यह है कि इसकी बुवाई की विधि कैसे करें। तो 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी रखते हुए 45 सेंटीमीटर हुए इस तरह से यदि मेड़ों पे इसकी बुवाई की जाती है तो कम वर्षा की स्थिति में इससे बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। तो ये कुछ खास बातें थीं जिनको ध्यान में रख करके यदि अरहर की खेती की जाए तो बड़ी लाभकारी खेती है और इससे 20-25 कुंटल तक की पैदावार हमारी दीर्घकालीन प्रजातियों से मिल जाती है। 15, 16, 18 कुंटल तक की पैदावार हमारी कम अवधि की फसलों से मिल जाती है, वैरायटी से मिल जाती है। तो इस तरीके से किसान भाई इससे उल्लेखनीय लाभ कमा सकते हैं। वातावरण में आए परिवर्तन के कारण इस वर्ष भी कम बारिश की आशंका जताई जा रही है। ऐसी स्थिति में किसानों को चाहिए कि या ऐसी फसलों को अपने फसल चक्र में अपनाएं जो कि कम पानी चाहने वाली हो। और अगर आपने धान की फसल को चुना है तो इस फसल को उगाने के लिए ऐसी विधि को अपनाएं जिसमें पानी की जरूरत कम होती है। ऐसी विधि है धान की SRI विधि। इस विधि में पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि ज्ञान केंद्र बरेली के डॉक्टर SP सिंह। किसान साथियों, इस वर्ष मानसून की अनियमितता और तेज हवाओं का चलना, तापक्रम में वृद्धि जैसी समस्याओं के चलते जो खरीफ की प्रमुख फसल धान है उसमें किसान भाइयों को बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है और बहुत ही जो है अपने धान की फसल को वैज्ञानिक तौर तरीके से उगाना है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, धान की कम से कम 120 दिन में पकने वाली प्रजातियों का चुनाव किसान भाइयों को करना चाहिए और उनमें भी बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कम पानी चाहने वाली होती हैं। कम पानी में भी अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पूसा 1509 है और आपका सुगंध 5 है। एक नई प्रजाति पूसा 1612 है, नरेंद्र 3 है, इसके अलावा साकेत 4 है। ये जो प्रजातियां हैं और हाइब्रिड की बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों की प्रजातियां हैं। तो किसान भाई देख लें कि उनकी जो अवधि है पकने की वो कितना समय है, उनकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है। 120 दिन से अधिक की प्रजातियां किसान भाई न लगाएं। और जो प्रजातियां बताई गई हैं ये इस तरह की प्रजातियां हैं जिनमें खड़ा पानी या बाढ़ की तरह सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नमी बनी रहनी ही काफ़ी है उत्पादन अच्छा प्राप्त करने के लिए। तो किसान भाई साथ ही साथ ये देख लें कि धान की एक पद्धति है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी SRI विधि। SRI विधि से धान को यदि लगाते हैं किसान भाई तो उसमें भी पानी की बहुत बचत होती है, उसमें बीज की भी बचत होती है। बीज भी इसमें आधा ही इस्तेमाल होता है। इसमें नर्सरी 10-12 दिन की नर्सरी ही रोपाई के लिए पर्याप्त होती है। इसको किसान भाई एक पॉलीथिन पर भी उगा सकते हैं मिट्टी डालकर, और इसको जो है थोड़ा सा हल्का सा 24 घंटे बीज शोधन करके पानी में भिगोकर और किसी बड़ी पॉलीथिन पर
मिट्टी की परत और गोबर की खाद मिलाकर उसको जो है डाल दें तो इसमें 10 से 12 दिन में जो नर्सरी तैयार हो जाती है। 1 एकड़ मुख्य खेत की रोपनी हेतु 100 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है एवं इसे मुख्य खेत के आसपास या उसी खेत के किनारे 110 मीटर या 120 मीटर के क्रमशः 10 या 5 क्यारी बनाएं। इन क्यारियों को जमीन से 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनाकर चारों तरफ नाला बना दें। इन क्यारियों में 1/1 के अनुपात में मिट्टी एवं जैविक खाद को मिलाकर भर दें। इसके बाद बीज को समान रूप से 50 ग्राम प्रति वर्ग मीटर दर बिखेर दें। उसके उपरांत मिट्टी एवं खाद के मिश्रण को ऊपर से पतली परत डाल दें और पुआल से 2-3 दिनों के लिए ढक दें। प्रतिदिन क्यारियों में 2-3 बार हजारे से हल्का सिंचाई करें। इस प्रकार श्री विधि से रोपाई के लिए मात्र 8 से 12 दिन में नर्सरी पौध तैयार हो जाती है। और फिर इसको पहले से पलेवा किया हुआ जो खेत है उसको जो है उसमें पडलिंग करके और इसको जो है 25x25 यानी पेड़ से पेड़ की दूरी भी 25 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 25 सेंटीमीटर रखकर इसकी रोपाई की जाती है। और इसमें 20x20 पर भी कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं दक्षिण भारत के जहां 40x40 पर भी इसकी रोपाई करके बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे एक तो पानी की बचत होती है, साथ ही साथ निराई गुड़ाई में बहुत सहायता मिलती है। एक यंत्र आता है कोनोवीडर। कोनोवीडर से इसकी निराई किसान भाई आसानी से क्रॉस निराई कर सकते हैं, निराई गुड़ाई, और उससे खरपतवारों पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है। और इससे जो रसायनों पर होने वाला जो पैसा है वो भी बचेगा किसान भाइयों का, और साथ ही साथ इसके दुष्प्रभाव जो होते हैं वो भी नहीं होंगे। और इससे हमारा जो बासमती जैसे धान हैं जो विदेशों को जाने में सैंपल फेल हो जाते हैं, तो उनकी गुणवत्ता के चलते जो है विदेशों को हमारा जो है एक्सपोर्ट होगा, इसके रेट बढ़ेंगे, किसान भाइयों को अच्छा पैसा मिलेगा। इसका ये भी लाभ है। और जो है SRI पद्धति से धान को लगाएं, उससे आपकी पैदावार में काफ़ी वृद्धि होगी, आपके बीज की बचत होगी, आपकी निराई गुड़ाई में आसानी होगी, आपकी उत्पादन जो लागत है वो आधी रहेगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे है बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
महीना चल रहा है और अभी भी प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में पशुपालक अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें। यहाँ अगर हम बकरियों की बात करें तो इनका पालन बहुत से किसानों ने किया है। अतः इस मौसम में इनकी देखरेख किस तरह से की जाए, जानते हैं कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर SP सिंह त्यागी से। मई जून में बहुत गर्मियां होती हैं, तो गर्मी के दिनों में हम बकरियों की कैसे देखभाल करें, इस विषय पर जो है थोड़ी सी जानकारी लेंगे। पहली बात, गर्मियों के दिनों में जो है बकरियों में जो है लू लगने का खतरा रहता, तो कहीं भी जो है 10 से 4 के बीच में जो है उन्हें चरने के लिए आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि लू लगने से जो है बकरियां अत्यंत कमज़ोर हो जाएंगी और मर भी सकती हैं, क्योंकि उल्टी, दस्त, बुखार सब चीज़ें इसमें हो जाती हैं। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि गर्मी जब हो तो 10 से 4 बजे के बीच में आपको चराई के लिए बकरियों को नहीं ले जाना। दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि भाई घास या पौधों के पत्ते जो है जितने वो अवेलेबल हों, सूखा चारा जो है वो कम से कम देते हैं, और हरी जो है चीज़ें जैसे ग्रास हैं या पत्तियां हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा दाना देने की कोशिश करते हैं कि जिससे जो है उनका तापक्रम, क्योंकि जितना हम सूखा राशन देंगे, सूखी घास देंगे, गर्मी का प्रभाव जो है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने भी सूखे चारे होते हैं ये जो है शरीर में गर्मी की मात्रा को जो है बढ़ाते हैं। फिर तीसरी बात आती है इसमें हमें कि ठंडे पानी की जो है व्यवस्था तो रखनी है, और कम से कम 2 बार जो है अपनी बकरियों को नहलाना भी ना भूलें आप लोग जो है, कि इससे जो है बकरियों का तापक्रम जो है वो मेंटेन रहेगा। अगली बात जो इसमें विशेष तौर से आती है कि जो हमारे मिनरल्स हैं, खनिज हैं, खनिज मिश्रण जो है आप कम से कम रोजाना 10 से 15 ग्राम ये अवश्य देना शुरू करें गर्मी के दिनों में। इससे जो है जो गर्मी सहने की क्षमता है हमारी बकरियों की वो बढ़ जाएगी और उनका उत्पादन भी जो है वो बना रहेगा। इसके अलावा जो है आप आसपास के जो है ज़्यादातर जो हमारे पेड़ हैं, बरगद है, जैसे पाखर है, नीम है, जो बड़े पेड़ हैं, इनके नीचे अगर बकरियां रहेंगी तो उनको ठंडी छाया भी मिलेगी और खुली हवा भी मिलती रहेगी, जिससे जो है गर्मी का प्रभाव कम से कम होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई दिन में जो है हम जो टाट लगाते हैं, जो खिड़कियां हैं, इनको जो है जूट से हम बंद कर दें और इन पे जो है हर 2-3 घंटे पे पानी छिड़कते रहें, तो इससे क्या होगा कि ठंडी हवा जो है घर के अंदर जाती रहेगी और घर में जो है सफाई अच्छी तरह से रखें। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जैसे ही जो है गर्मियों के अंत में जो है आपको जो बरसात में होने वाली जो बीमारियां हैं उनका टीकाकरण कराना है। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप इस तरह से अपनी बकरियों की गर्मियों में देखभाल करेंगे तो आप लोग जो है अच्छा से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे आपको जो है अधिक लाभ होगा। व्यावसायिक फसल पान की अगर बात की जाए तो किसान भाई इसकी खेती किए हुए हैं और पान की अच्छी गुणवत्ता के लिए पान बरेजे में इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर DK द्विवेदी से। जैसा कि आजकल धूप ज़्यादा पड़ रही है और जून का महीना लग गया है, तो धूप की तीव्रता बहुत ज़्यादा है। उससे सुरक्षित करने के लिए ये है कि अगर पूरा बरेजा आपका चारों तरफ से कवर नहीं, जिसको टाटी कहते हैं, तो टाटी अपना जो है दुरुस्त कर दीजिए तुरंत, और ऊपर जो है फूस का छप्पर रखते हैं धूप की तीव्रता बचाने के लिए और अच्छी बरसात बचाने के लिए, तेज़ बरसात से बचाने के लिए उसको भी ठीक ठाक से कर दें। धूप छन करके आनी चाहिए, ये नहीं सीधे नहीं आनी चाहिए, इससे पौधे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और खरपतवार निकालते रहना चाहिए,
खरपतवार निकालने से खुरपी भी जो है नाली और मेड़ी पर चलाते रहना चाहिए। उसके बाद पानी जो है इस महीने में विशेष करके बरसात होने से पहले गर्मी में डेली रोज सुबह को जो शाम को फुवारे से, घड़ा से, हजारा से, झरना से, किसी भी तरह जो भी आपके पास साधन हो, आपको पोखर हो बगल उससे भर भर के पिलाइए। अगर पंपिंग सेट है छोटा सा जो है वो वाला आजकल जो है वो से बुलाता है अपना घूम ढो करके इधर उधर उससे पंपिंग सेट से, लेकिन पतली उससे फुवारे के रूप में जो है नालियों पर मेड़ियों पर आप तर करते रहिए। पौधों को भी नहला देना चाहिए। इस तरह से संभव हो तो नित्य प्रति, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन जो है जरूर करना चाहिए और आपको उसकी नमी बरकरार रखनी चाहिए। उसके बाद आपको साल भर में 4 बार पोषक तत्व डालना चाहिए। इसके लिए नाइट्रोजन की मात्रा 200 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा जिसको आप स्फुर करते हैं हिंदी में 100 किलोग्राम, पोटेशियम की 100 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। अब इसको जो है आप 4 हिस्से में बांट लीजिए, अर्थात 50 किलो नाइट्रोजन, 25 किलो फास्फोरस, 25 किलो पोटास एक बार में डालिए। तो साल भर में होता है 12 महीना, 4 बार में डालें, 3 महीनों पर डालना है। बरसात के पहले जून जुलाई में आपको एक बार डालना है। इसके पहले आप 3 महीना पहले डाल दीजिए, उसके बाद फिर आप बरसात के 3 महीने बाद डालिए। तो इसके लिए आपको अगर खल्ली से डाल रहे हैं, खल्ली इसमें बहुत लाभप्रद होती है, दर्रा जो है आपको अनाजों का वो भी पड़ता है, तो अगर आप इसको डाल रहे हैं तो आपको 100 ग्राम नाली का जो मेड़ी है उस पर 1 मीटर में 100 ग्राम खल्ली, अगर खल्ली की जगह न डाल करके आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो 300 ग्राम वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता पड़ेगी 1 मीटर की चौड़ाई वाली नाली यानी मेड़ी पर। और आपको जैविक खाद ही केवल डालना है तो आपको ट्राइकोडर्मा वीरिडी आजकल आ रहा है जो कि फफूंद को नाश करता है। इसमें आपको चनका, गलका, पदगलन, पत्ती गलन ये सब रोग लगते हैं, उनसे जो है बचाव के लिए अगर ट्राइकोडर्मा वीरिडी को जो है 5 ग्राम मात्रा आप 5 किलो जो आपको खाद या खल्ली या क्या कहते हैं कंपोस्ट है उसमें मिला करके उसको आप मेड़ी पर डालते जाइए। 2 साल डालिएगा तो आपको बरेजा 10-15 साल चलता है अमूमन, उसमें जो है ये ट्राइकोडर्मा वीरिडी डेवलप कर जाएगा और रोग व्याधि नहीं होने देगा, चनका, गलका और जो है जितना भी होता है गलन और ये सब रोग। इस तरह से आप कार्बनिक जैविक विधि से पान की पत्ती जो है उत्पादन कर सकते हैं, उसको बाजार में बेच करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अब बात करते हैं इसमें लगने वाले दूसरे रोग की, जिसे जीवाणु जनित पर्णदाग रोग के नाम से जानते हैं। इस रोग के कारण पत्तियों पर काले रंग के पनीले धब्बे जो चारों ओर से पीले रंग से घिरे हुए रहते हैं पड़ जाते हैं। ये धब्बे आपस में मिलकर एक बड़ा धब्बा बनाते हैं। ग्रसित पत्तियां जमीन पर गिरकर बेल के तने को भी संक्रमित कर देती हैं, जिससे तने पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और बेल सूख जाती है। खड़ी फसल में नियंत्रण हेतु स्टेप्रोसाइक्लिन की 250 ppm के घोल का छिड़काव फसल पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में पूछे गए प्रश्नों में से जिस प्रश्न को आज शामिल किया गया है उसे पूछा है पिल्लौर कन्नौज के हरिकेश कटियार ने। आपने इनक्लाइन प्लांटर यंत्र के बारे में जानकारी चाहिए। किसान भाइयों, हमारे राज्य में अनेक प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, जैसे सोयाबीन, मक्का, मूंगफली आदि। मूंगफली का जो बीज है उसे सीड ड्रिल से बुआई करना बेहद मुश्किल कार्य है। इस परिस्थिति में देखा गया है कि किसान भाई बैलनाड़ी, तिफन आदि से मूंगफली की बुआई करते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम सीड ड्रिल से 7 किलोग्राम मक्का प्रति एकड़ बीज गिराना चाहेंगे तो वह समान रूप से बड़ी मुश्किल से गिरता है, क्योंकि इतना कम बीज दर एवं बीज का आकार बड़ा होने के कारण सीड ड्रिल को एडजस्ट करने में कठिनाई होती है।
ऐसी स्थिति में किसानों को एक ऐसी मशीन की जरूरत पड़ती है जो इन फसलों को पंक्तिबद्ध बुआई कर सके। मक्का, अरहर, मूंगफली इत्यादि के बीजों को बोने के लिए केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल ने इंक्लाइन प्लेट प्लांटर यंत्र विकसित किया है। इसमें ट्रैक्टर चालित एवं बैल चालित दोनों प्रकार के यंत्र शामिल हैं। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं बैल चालित यंत्र के बारे में। इस यंत्र के द्वारा आधा घंटा में 1 एकड़ क्षेत्र की बुआई की जा सकती है। वर्तमान में इस यंत्र की कीमत लगभग 15,000 रुपए है। यह यंत्र एक साथ 3 कूड़ों में बुआई करते हुए चलता है तथा इसके द्वारा छोटे, मध्यम, बड़े तीनों प्रकार के बीजों की बुआई की जा सकती है। इसमें एक प्लेट लगी होती है जो विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग होती है, जिसे कृषक फसलों के अनुसार आसानी से बदल सकते हैं। इसके द्वारा बीजों के साथ उर्वरक भी कुंडों में गिराया जा सकता है। इसकी खरीदारी पर शासन द्वारा 25% अनुदान देय है, जिस हेतु अपने जिले के उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी से संपर्क करें। आइए अब बात करते हैं ट्रैक्टर चालित इंक्लाइन प्लेट प्लांटर यंत्र के बारे में। इस यंत्र से 6 कतारों में बुआई की जाती है। कतार से कतार की दूरी आप अपनी जरूरत के अनुसार समायोजित कर सकते हैं, लेकिन इसमें बीज गिरने की मात्रा निर्धारित होती है, क्योंकि हर फसल के लिए विशेष प्रकार की प्लेट बदलनी पड़ती है। प्लेट बदलकर फसल के अनुसार समान दूरी पर बीज गिराया जाता है। फसल का जितना बीज दर निर्धारित होता है, यह मशीन उसी अनुसार बीज गिराती है। इससे बीजों का एक समान वितरण होता है एवं बीज की बचत होती है तथा एक बार में अधिक मात्रा में बीज नहीं गिरता। दानेदार उर्वरकों के प्रयोग हेतु उर्वरक बॉक्स, जिसमें फ्लूटेड रोलर नामक मापक प्रणाली लगाई जाती है, जो समान रूप से उर्वरक गिराती है। अतः किसान भाइयों, आप खरीफ फसलों की बुआई हेतु बैल नाड़ी के स्थान पर यदि इंक्लाइन प्लेट प्लांटर का उपयोग करेंगे तो बुआई में आसानी एवं लागत में कमी आएगी। इस यंत्र को 25 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर से चलाया जा सकता है। इसके द्वारा 1 घंटे में 1 एकड़ क्षेत्रफल की बुआई की जा सकती है। इसकी कीमत कंपनियों एवं मॉडल के अनुसार 30,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के बीच हो सकती है। खरीदारी हेतु शासन द्वारा 25% अनुदान देय है। इंक्लाइन प्लेट प्लांटर का उपयोग किए हुए किसानों के खेतों पर इस प्रकार के परिणाम आए हैं। इस यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप कृषि विभाग से संपर्क करें तथा इनके प्रदर्शन एवं अन्य तकनीकी जानकारी हेतु इस पते पर संपर्क करें। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800425408 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे डिस्कवरी आउटडोर्स, सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्रास से सुरक्षा पाइए। नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की।